खबर, तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, कराची सिर्फ एक शहर नहीं, एक कहानी है उम्मीदों की, महरूमियों की, ताकत की, सियासत की और मुसलसल आजमाइश की। ये वो शहर है जो मुल्क की मईशत का इंजन कहलाता है, मगर खुद बुनियादी सहूलियात के लिए तरस रहा है। सवाल यह है कि आखिर कराची के साथ ये सब क्यों हो रहा है? कसूर किसका है? निज़ाम का, सियासत का, हमारी इज्तिमाई सोच का? एक तरफ पीपल्स पार्टी है जो बरसों से सिंध की हुक्मरानी कर रही है, कराची को सूबे का दिल करार देती है। दूसरी तरफ एमकेएम है जो खुद को शहरी सिंध और खुसूसन उर्दू बोलने वालों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। दोनों जमातें इक़्तिदार में भी रही, एक दूसरे के साथ भी रही, मगर कराची के मसाइल जूं के तू रहे। पानी, कचरा, ट्रांसपोर्ट, रोजगार, अमन, हर मसला फाइलों में दफन और बयानात में जिंदा है। इसी खला में जन्म लेती है एक और बहस, कराची को सिंध से अलग कर दिया जाए। एमकेएम पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि कराची को वफाक के कंट्रोल में दे दो। कोई इसे अलग सूबा बनाने की बात करता है। सवाल यह है कि क्या मसला वाकई इंतजामिया या ये सियासी नाकामियों पर पर्दा डालने की एक और कोशिश है? अगर वफाक के कंट्रोल में देने से सब ठीक हो जाएगा तो माजी के तजुर्बात क्यों नाकाम रहे? इस सारे शोर में सबसे खतरनाक पहलू बढ़ती हुई लिसानी नफरत है। उर्दू बोलने वाले सिंधियों पर इल्जाम लगाते हैं कि वसाइल पर कब्जा है, जबकि सिंधी कहते हैं कि कराची सिंध का है और रहेगा। इल्जाम, रद्द इल्जाम, नफरत, तकसीम और फायदा सिर्फ सियासत दानों को। आम शहरी चाहे वो उर्दू बोलता हो या सिंधी, दोनों ही एक टूटी सड़क पर खड़े हैं, एक ही गंदे पानी से गुजर रहे हैं, एक ही बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। असल सवाल ये नहीं कि कराची किसका है, असल सवाल ये है कि कराची के साथ क्या हो रहा है। क्या हम एक शहर को मुसलसल सियासी तजुर्बा गाह बनाए रखेंगे? क्या लिसानियत की आग में झोंक कर अपनी नाअहली छुपाते रहेंगे? और सबसे अहम का बात यह कि कराची के अवाम को कभी यह हक मिलेगा कि वो रंग, जबान और जमात से बालातर होकर सिर्फ शहरी कहलाएं? इसी सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं जी। सबसे पहले हैदर अब्बास रिजवी साहब हैं, सीनियर मरकजी रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान के। तैमूर तारपुर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के से मरकजी रहनुमा जी। आप दोनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। हैदर अब्बास रिजवी साहब की तरफ जाऊंगी। हैदर भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही। बहुत शुक्रिया भाई टाइम देने के लिए। भाई, आखिरकार क्या हो क्या रहा है ये, आप कैसे देखते हैं कराची के साथ? और अब हम ये देख रहे हैं, मैं देख रही थी, नोट कर रही थी, शहर के अंदर कुछ जगहों पे बैनर्स आवेजा हो गए, कुछ जगहों पे वॉल चॉकिंग हो गई है कि कराची को जो है वो वफाक के हवाले किया जाए। कराची को वफाक के हवाले करने से के हवाले से क्या हमारे पास आइन और तरमीम में और कानून में कोई ऐसी वजहदारी है वाज़े हुई हुई कि जी जिसके तौर पे हम ये बात कह सकें? और दूसरा, एक तो ये मैं सड़कों पे देख रही थी, दूसरा लेकिन सोशल मीडिया पे मैं एक बात देख रही थी, कुछ क्रिटिसिज्म आ रही थी लोगों की कुछ हलकों से। वो ये कह रहे थे कि जी जब भी कराची के हवाले से बात होती है तो एमकेएम पाकिस्तान जो है वो बी टीम बन जाती है पीपल्स पार्टी की, ये कह के जी के वफाक के हवाले करो कराची को, तो उससे मामला ही कहीं और चला जाता है। आप कैसे देखते हैं दोनों बातों को? जी बहुत शुक्रिया। जहां तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है कि क्या कराची को वफाक के हवाले करने का कोई आईनी रास्ता है, कानूनी रास्ता है या नहीं है, तो जी बिल्कुल है। 148 और 149 फिक जो है पाकिस्तान के आइन की, वो इस बारे में बड़ी वाज़ेह है। जहां तक रह गई दूसरी बात बी टीम बनने की, तो बी टीम तो उस टीम को कहा जाता है कि जो ए टीम की हिमायत में हो। हम तो शायद इस वक्त शदीद मुखालफत कर रहे हैं सिंधी हुकूमत की, तो बी टीम मेरी समझ में नहीं आया कि आपने किस हवाले से कहा। नहीं, मैं नहीं कह रही है, सोशल मीडिया पे कुछ लोग कह रहे हैं। भाई बी टीम का तो मतलब यही होता है ना कि आप ए टीम की सपोर्ट में हैं, तो आपको लगता है कि एमक्यूएम में पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है उसकी सपोर्ट कर रही है। लोगों का सर ये कहना है कि जी ये अब इस तरफ चला जाता है मामला कि जी जो हल नहीं होने का मतलब, अब अगर जब ये बात क्योंकि कही जाती है उमूमी तौर पे कि जी वफाक के हवाले कर दो, तो उस पर पीपल्स पार्टी के साथ एक नई बहस शुरू हो जाती है, और वो ऐसी बहस है जिसका एंड रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं निकलता हर बार। देखिए, जो कराची के मसाइल हैं उसमें हमें ये बात जहन नशीन रखनी चाहिए कि गुज़िश्ता तकरीबन 20 बरस से पीपल्स पार्टी बिलवास्ता और बिलावास्ता सिंध की हुक्मरान है, और गुज़िश्ता 15 बरसों में पीपल्स पार्टी को वफाक से एनएफसी की सूरत में 25,000 अरब रुपए मिले हैं।
25,000 अरब। अब कराची ले लीजिए, हैदराबाद ले लीजिए, बल्कि आप कश्मीर तक चली जाइए, हिंद का कौन सा ऐसा शहर है जिसकी किस्मत बदली हो या वहां आपको तरक्की होती नजर आई हो? मेरे ख्याल से जो सूरत हाल कराची की है वही हैदराबाद की है, वही नवाबशाह की है, वही मीरपुर खास की है, वही कश्मीर की है, वही जैकबाबाद की है, वही सांगड़ की है, वही बदीन की है, वही ठट्टा की है, वही दादू की है। तो ऐसा दिखाई नहीं देता कि 25,000 अरब रुपए इस सूबे पर खर्च हुए हों। अगर नहीं हुए तो जाहिर है कोई तरीक़ेकार तो ऐसा होगा कि जो सिंध हुकूमत से ये पूछेगा कि वफाक ने आपको पिछले 15 वर्षों में 25,000 अरब रुपए दिए, भाई वो कहां खर्च किए? और इसी तरह उन 25,000 अरब में से 3,400 अरब कराची का हक था, तो कराची को तो धेला भी नहीं मिला। तो कोई तो ऐसा होगा जो पूछेगा हुकूमत सिंध से कि आप मालिक मुख्तार थे पिछले 20 वर्षों में और 15 वर्षों में आपको 25,000 अरब रुपए पूरे सिंध के लिए और उसमें से 3,400 अरब रुपए कराची के लिए दिए गए, कहां गए? क्योंकि जो कराची की सूरत हाल है, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़कें हैं, मैन होल्स में बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें गिरकर मर रहे हैं। जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 5-5, 8-8 साल से ऐसे ही खड़े हुए हैं। पानी की K4 गुज़िश्ता 20 साल से बनकर नहीं दे रहा। कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बताया जा सकता जो 25,000 अरब रुपए को जस्टिफाई करता। तो इसीलिए साने गुल प्लाजा की सूरत हाल में जो कि सामने वकूअ पजीर हुई, जिसमें रेस्क्यू की कोशिशें बुरी तरीके से नाकाम हुई, आज उसकी रिपोर्ट आई है जो सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट दी और उन्होंने कहा कि एक मासूम बच्चा माचिस से खेल रहा था गुल प्लाजा में कि आग लग गई। अब बताइए, तमाम उन इदारों को जो PDMA है, जो कराची का KMC फायर ब्रिगेड है, जो आपका सिविल सर्विस वो सर्विसेज है, इसके अलावा आपका जो 112 है, उसको क्लीन चिट दे दी और एक मासूम बच्चे पर साने गुल प्लाजा की जिम्मेदारी डालकर हुकूमत सिंध बड़ी उस जिम्मा हो गई कि जी एक मासूम बच्चा था। अब आप हमें को ये बताएगा कि वो मासूम बच्चा खुद जिंदा है या वो भी जलकर खाकस्तर हो गया? और सिंध हुकूमत को कैसे पता चला कि एक मासूम बच्चे के हाथ में माचिस थी? क्योंकि माचिस तो अब सिवाय पुराने घरों के और कहीं इस्तेमाल नहीं होती। बाजार कौन लेकर आएगा माचिस और क्यों लेकर आएगा? और कैसे इस नतीजे पर पहुंचे कि माचिस से एक बच्चे ने आग लगा दी? ये क्लीन चिट है। देखिए, इस पूरे गुल प्लाजा के साने में जो सबसे बड़ी गफलत, लापरवाही, संगीन मुजरिमाना पेशावराना गफलत की मुर्तकिब सिंध हुकूमत खुद है। उस सिंध हुकूमत ने FIR भी खुद ही काटी, तहकीक भी खुद ही की, फैसला भी खुद ही सुना दिया। ये दुनिया में कहां होता है रिदा? ऐसा कहीं भी नहीं होता जी। जो मुरीद इल्जाम होते हैं, जिन अफसरान की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, वो खुद तहकीकात कर रहे थे। अब बताइए, कोई कहां जाए, कैसे कहे, क्या कहे कोई? फेयर ट्रायल हुआ। ओके, गोइंग टू तैमूर तालपुर साहब। तैमूर साहब, आपको आवाज आ रही है? तैमूर साहब, आपको आवाज आ रही है? मुझे तैमूर साहब की आवाज नहीं आ रही। कि अगर हम दोबारा उन्हें कनेक्ट कर लें प्लीज। जी तैमूर साहब, आपको आवाज आ रही है? तैमूर जी, मुझे बिल्कुल आवाज आ रही है। थैंक गॉड दैट यू स्पीक। ओके, अच्छा, आप सुन रहे हैं बिल्कुल। हैदर भाई हमारे साथ है MKM से और वो बात कर रहे हैं। और आज तो अब देखें ना, इसकी जो इंक्वायरी हुई है उसकी रिपोर्ट सामने आ गई है और सवाल बहुत पर्टिनेंट उठा रहे हैं। जो सवालात वो उठा रहे हैं, मैं उसी पे ही थोड़ा सा पहले चाहूंगी कि हम बात कर लें कि वो जो मासूम बच्चा जिसके हाथ में माचिस और ये जो इंक्वायरी थी, ये तो एक गैर जानिबदाराना इंक्वायरी होनी चाहिए थी। वही ऑफिसर्स, वही इदारे जिनकी गफलत है इस सारे सूरत हाल में, अगर वही करेंगे तो फिर शफाफ ट्रायल कैसे होगा? शफाफ इंक्वायरी किसे कहेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
अल्लाह खैर करे, बहुत ही बड़ा सानिया कराची के और कराची वालों के सामने आया है और उसकी एक थरो जो है इन्वेस्टिगेशन हुई है जो कमिश्नर कराची ने की है और उसको मॉनिटर चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने खुद किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब हर चीज़ के वाक़े में जांच भी कर रहे थे साथ साथ, ताकि कहीं हम पहुंच सकें कोर तक के इशू क्या था, कैसे हुआ। अब आपने दो बातें की। पहली बात तो यह है कि किसकी गफलत थी और किसकी गफलत नहीं थी, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। वो तो हम बिल्कुल उसकी तह तक पहुंच चुके हैं और जिनकी गफलत थी, जिनकी गलतियां कोताहियां होंगी, उनको बख्श नहीं किया जाएगा। अभी एक 5 मेंबर कमेटी बनी है जिसको फिर मुराद अली शाह साहब, नासिर शाह साहब, शर्जील मेमन साहब ये लोग फिर उसको देख रहे हैं। वो उसमें से देखेंगे कि इंक्वायरी से वो 100% सेटिस्फाइड हैं या कमेटी सेटिस्फाइड नहीं है। अभी तक उन्होंने उस पूरी रिपोर्ट की जांच लेके नहीं बताया कि वो उस रिपोर्ट से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। तो एक तो होता है इल्जाम लगाना जिसकी गलती है उस पर, दूसरा आपका इशू होता है कि आपको आग की वजह अगर एक 100 साल का बूढ़ा था, हमारा बुजुर्ग था, तो वो आएगा। अगर कोई 12 साल का बच्चा था तो वो आएगा। अगर कोई नौजवान था वो आएगा। तो ये जो है हम अपनी तरफ से स्टोरी नहीं बना सकते कि हम ये छोड़ के और वो कर दें। कोई हम फिल्म नहीं बना रहे कि हम उसका अलग अलग सिनेरियोज दें। जो हकीकत है वो हमने पेश की है, वो रिपोर्ट में हमारे सामने आई है। अब हमारा काम है देखना कि हम उस रिपोर्ट से सेटिस्फाइड हैं या कि नहीं है। तो हम कोई चीज अपनी तरफ से बना नहीं सकते। ये हकीकत है जो बेस्ड ऑन proof, based on evidence, based on video captures, based on the CCTV and based on the तैमूर, क्या लोग जो सीसीटीवी वहां मिल पर गए? थे। सीसीटीवी उस हादसे के क्या मिल गए हमें? सीसीटीवी वहां के जो है वो डीवीआर जो बॉक्सेस थे में रिकॉर्डिंग थी वो मिल गए थे। अच्छा। डीसी साउथ के हवाले कर दिए थे। ओके। और वो कोशिश कर रहे थे उनको पोल के निकल। मुझे नहीं पता कितनी इंफॉर्मेशन मिली, कितनी नहीं मिली, क्या क्या उसमें सबूत मिले नहीं मिले, पर डीवीआर यस हमने रिकवर की थी। केएमसी ने मेरे ख्याल से रिकवर की थी, फायर फाइटर्स ने रिकवर की थी और वो हैंड ओवर हो चुकी हैं डीसी को। इसका मुझे सही इल्म नहीं है कि उसमें क्या और कितने सबूत हमें मिले हैं या नहीं मिले। ओके, अब दूसरी बात ये है कि 25,000 खरब की बात हो रही है कि जी आप लोगों ने के जो है इस्तेमाल हो चुके हैं सिंध हुकूमत के तहत, और वो पैसा कहाँ गया है? क्योंकि एमकेएम कहती है कि जी अभी तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट नजर नहीं आ रहा जिसको देख के कहा जाए कि इतना पैसा जो है वो सिंध में इस्तेमाल हो गया या कराची के लिए इस्तेमाल हो गया। क्योंकि अब जगह जगह आप देख रहे हैं चौकिंग और नारे भी लग रहे हैं और बैनर्स भी लग गए हैं, आवेजा हो गए हैं कि जी कराची को वफाक के हवाले करो। क्योंकि कराची में हर किस्म का मसला नजर आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला, पानी का मसला, गैस का मसला, बिजली का मसला, हर किस्म का मसला जो है वो यहाँ पर इस वक्त दरपेश है यहाँ के लोगों को। एमक्यूएम की तो मेरे ख्याल से दुख के साथ कहना पड़ता है कि नजरें कमजोर हो गई हैं। उनको शायद चश्मे लगाने चाहिए या फिर मेरे ख्याल से लेंसेज लेके इस्तेमाल करें, फिर नजर भी बेहतर हो जाएगी और चश्मे भी नजर नहीं आएंगे। क्योंकि जो पैसे खर्च हुए हैं वो आपके सामने हैं। आज पूरे पाकिस्तान में एक नंबर पे कौन से सूबे का हेल्थ सिस्टम जा रहा है? सिंध का जा रहा है। आपके जो कराची में मुफ्त इलाज किया जा रहा है, ना कि सिर्फ सिंधियों का, मेरे पठान भाइयों का, मेरे बलोच भाइयों का, मेरे पंजाब के भाई भी यहाँ पे आके ऑपरेशंस करा रहे हैं। हार्ट का सबसे बेहतर सेंटर आपके पास है, बच्चों का सबसे बेहतर इलाज का सेंटर आपके पास मौजूद है कराची के अंदर। पूरे सिंध में हर डिस्ट्रिक्ट में एनआईसीडी की ब्रांचेस हैं। ये कौन चला रहे हैं, किसके पैसों से चल रही है? आपके पास जो आपके फ्लाईओवर्स हैं, आपके जो अंडर पासेस हैं कराची में, वो किसने बनाए थे? वो एमक्यूएम के दौर बने थे, जो पिछले 17 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत बनाया है। तो हमने जो काम किया है वो हमारे पास, हमारे सामने है। हमें किसी को कोई जरूरत नहीं है किसी को कोई जवाब देने की। जो काम है सबके सामने है। और सबसे बड़ी एविडेंस ये है हमारे कामों की कि आज भी सबसे पॉपुलर जमात कराची की बात करें या सूबा सिंध की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची की आवाम ने दी हैं, सिंध की आवाम ने दी हैं। और आपके 90% जो हैं यूनियन काउंसिल के चेयरमैन पूरे सिंध में कराची समेत वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। यहाँ तक कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मेयर कराची भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही एक जियाला है। तो हमें जिन लोगों से वास्ता है, जिनकी हम मेहनत, जिनकी हम खिदमत कर रहे हैं, वो हमसे सेटिस्फाइड हैं। अवाम ने एमक्यूएम का जो असल चेहरा था वो देख लिया था। जो लोग 200-250 लोगों को आग लगा के और
शहीद कर दें क्योंकि उनको भत्ता पूरा नहीं मिला 1 महीने का, जिसमें से 100 लोग बेचारे बच जाएं, वो आज तक अपाहिज हैं, उनके निचले धड़ काम नहीं करते, तो वो आके जब बात करेंगे किसी की वफात की, उसको लोगों को बड़ा शक व शुबा होता है। उनको अभी तक वो पुराना टाइम भुला नहीं है जिस जमात ने 300 से ज्यादा पुलिस एहलकारों का मर्डर किया था, उनको शहीद किया था। ये सब चीजें कराची के सामने, तो ये कितना भी कह रहे जो इनका लॉस्ट जो ग्राफ है ये कभी वापस नहीं आएगा। अवाम ने इनको रद्द कर दिया है। इनका जो रूट्स हैं वो अब लोगों के अंदर नहीं है। ना तो ये आप देखेंगे कभी इलेक्शन में खड़ा होना चाहेंगे, ना ये लोकल बॉडी में हिस्सा लेना चाहेंगे। और अगर इस बार भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन के साथ साथ वो फॉर्म रहते तो शायद एमपी में से इनके कोई भी एमएनए एमपी आज कम से कम कराची से ना होता। अच्छा ठीक है, मैं हैदराबाद से रिजवी भाई की तरफ वापस जाऊंगी। हैदर भाई, जो तहकीकाती रिपोर्ट आई है उसमें वो कह रहे हैं कि जी मेनली डीवीआरस और सीसीटीवी फुटेजेस मिल गई हैं जिसकी बुनियाद पे ये कह रहे हैं, और अगर नहीं भी हुई उससे मुतमईन अवाम और लोग, तो फिर 5 रुकनी कमेटी भी बनी है। तो आपको लगता है कि वो 5 रुकनी कमेटी भी जो है वो इजहार इत्मीनान जाहिर करेगी, या अगर वो भी कुछ पॉइंट आउट करते हैं तो मजीद फर्दर कुछ हो सकता है और आप लोग मुतमईन हो सकते हैं? देखिए, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जी। और मेरे भाई ने अभी ये बताया कि डीवीआरस बच गए एक ऐसे सानहे में जहां 3 दिन आग लगी रही, जहां इमारत जल के खाकस्तर हो गई और इतनी जल गई कि आधी ढह गई, जहां कोई सामान नहीं बचा, जहां कोई दुकान नहीं बची, जहां कोई दुकानदार नहीं बचा, जहां कोई खरीदार नहीं बचा, वहां डीवीआरस बच गए। अब ये एक ऐसा सवाल है मेरा कि जिसके बदले में सिंध हुकूमत को उस डीवीआर से निकलने वाली फिल्म को मीडिया पे चला देना चाहिए। ठीक कहा तैमूर तालपुर ने कि वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, मगर जाहिर है कि उसकी जब आप उसको अपने दावे की दलील देंगे कि जनाब ये डीवीआर हमने निकाला था, ये उसमें से वीडियो फिल्म हमने रिकॉर्ड की थी, ये हमने इसको इस बुनियाद पर तहकीकात की रिपोर्ट दी। और दूसरी अहम बात ये कि इस तहकीकाती रिपोर्ट में जिसका बड़ा चर्चा था कि कल आ रही है, आज आ रही है, परसों आ रही है, उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि आग लगी कैसे। उसमें ये नहीं बताया कि आग बुझी क्यों नहीं फायर ब्रिगेड काम कर सका, क्यों नहीं 1122 काम कर सका, क्यों नहीं सिविल डिफेंस कुछ कर सका, क्यों नहीं पीडीएमए कुछ कर सका, क्यों हमें वफाकी तौर पर नेवी से और केपीडी से मदद लेने की जरूरत पड़ी, अरबों रुपए का इन इदारों का बजट कहां गया, इस सब के बारे में रिपोर्ट खामोश है। और उसके लिए एक अलग कमेटी बनी है जो इस बात को यकीनी बनाएगी कि वाकई आग किसी बच्चे के जरिए लगी या किसी और के जरिए लगी। क्या मजाक है ये पाकिस्तान के अवाम के साथ। यानी अभी जो रिपोर्ट कमिश्नर ने दी है उसकी तहकीक के लिए कि वाकई बच्चे से लगी है कुछ और है, एक और हाई पावर्ड कमेटी बन गई है। मतलब ये तहकीकात हो रहे हैं या मजाक हो रहा है। सारे इदारे कि जिन पर रेस्क्यू ऑपरेशन की नाकामी का इल्जाम है, वो जो सारे अफसर इन्वेस्टिगेट होने चाहिए थे वही सारे तहकीकात कर रहे हैं। ये दुनिया में कहां होता है? ये सिर्फ सिंध में ही हो सकता है मेरे ख्याल से कि जिनके ऊपर इल्जाम है वही मुद्दई भी है, वही तहकीकात भी कर रहे हैं और वही फैसले भी सुना रहे हैं। कैसे चलेगा ऐसा सब कुछ? 25,000 अरब रुपए का पूछो तो कर अस्पताल बता दिए जाते हैं। वो सारे अस्पताल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए चल रहे हैं, जिनके सारे बहुत बड़े बड़े डोनर्स हैं, जिनके डोनेशन से वो अस्पताल चल रहे हैं। चाहे एनआईसीबीटी हो, चाहे SIUT हो, चाहे गंबत इंस्टीट्यूट हो, ये सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चल रहे हैं। कोई यानी सोलर प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट आया था जिसका बड़ा चर्चा था कि जी सोलर पैनल्स दे रहे हैं
उन गरीबों को जो सैलाब जदगान हैं, उसमें 5 अरब रुपए की करप्शन सामने आई है और नैब तहकीकात कर रही है। और अभी बहुत सारे ऐसे हैं इनकी सफों में जिनकी तहकीकात या तो एंटी करप्शन कर रही है या नैब कर रही है। और नैब ने आज भी मजीद इदारों से कागजात मांग लिए हैं। तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी तो होना है, मगर जो सूरत हाल है वो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे ही मैं जाती हूँ तैमूर की तरफ भी। तैमूर, ये जो भी देखिए ना, अभी जैसे ये सोलर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, इसी तरह फॉरेंसिक लैब का आज चल रहा था, वो खबर भी मैंने देखी कि कहाँ तक 8 अरब तक कहाँ तक पहुँच गई, पता नहीं कितना उसके ऊपर अरबों रुपए लग गए, लेकिन वो 8 साल में वो भी मुकम्मल नहीं हुई है। तो इस तरह से ये बड़ा देखिए ना, लोग सवाल फिर करते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें सामने है हमारे। और माशाल्लाह से अब आपकी हुकूमत, तो इस वक्त भी अगर सूरत हाल देखी जाए तो आप वफाक में भी बैठे हैं, आप सूबे में भी आपकी हुकूमत है, लोकल गवर्नमेंट भी आपकी है, फिर क्या चीज़ है ऐसी जो कि रोकती है काम करने से? और ये बहुत पर्टिनेंट सवाल है कि ये जो इदारे थे जिनको उस वक्त एक्शन में आना था, फिर फॉर्म जो सब हम देख रहे थे, क्योंकि देखिए सब चीज़ें लाइव थी, अब तो क्योंकि सारे सिस्टम ऐसा हो गया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि उसके बाद से तो कोई चीज़ आंखों से ओझल नहीं हो सकती। तो फुलफॉर जो चीज़ें सामने आनी थी वो नहीं आई उस तरीके से। वो क्यों? क्या हमारे इतने अच्छे अच्छे इदारे बने हुए हैं, उनके अच्छे अच्छे बजट्स भी हैं, तो वो क्या उस उतने कैपेबल नहीं है इस तरह के सिचुएशंस को हैंडल करने की? सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो आपको ये समझनी चाहिए कि पूरी दुनिया में, चाहे यूनाइटेड किंगडम में हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हो, जहां पर भी कोई इस लेवल की आग लगती है, जब इस लेवल का सानिया होता है, तो कोई एक इदारा उसको नहीं देखता, उसको सारे इदारे मिलकर देखते हैं। कोई हमने जो है रिक्वेस्ट नहीं की थी पाकिस्तान नेवी को या पाकिस्तान एयरलाइन एसोसिएशन को कि मेहरबानी करके आए। उन्होंने जब देखा कि इतना बड़ा सानिया है, आम इंसान के कंट्रोल से, आम इदारे के कंट्रोल से बाहर है, तो वो सारे हिम्मत करके आए और सबने आके अपनी पूरी कोशिश की। पाकिस्तान एयरलाइन एसोसिएशन PAA के पास बहुत अच्छी इक्विपमेंट है, जो जब हवाई जहाज़ों को भी आग लगती है, उस जेट को भी बुझाने में उनकी मशीनरी हमारी मदद करती है। तो हमारे पास हर अवेलेबल चीज़ थी, पर क्योंकि आग इतनी ज़्यादा बह चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर कपड़ा, रेशमी कपड़ा, केमिकल्स, प्लास्टिक, जब ये चीज़ें मिलती हैं तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। मैं बेशक ये नहीं कह रहा कि इससे बेहतर काम नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता था, इससे बेहतर इक्विपमेंट आनी चाहिए थी। हमने इंपोर्ट करा है बहुत सा सामान, इस महीने के एंड तक या नेक्स्ट महीने के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। हमने 40 नॉकल्स मंगवाई हैं, हमने टैंक्स मंगवाए हैं, हमने बहुत सी नई इक्विपमेंट मंगवाई है जो काफ़ी अर्सा पहले हमने मंगवाई थी। पर इन चीज़ों को आने में जर्मनी से टाइम लगता है। जो प्रोसीजर होते हैं वो बहुत लंबे प्रोसीजर होते हैं आपके प्रोक्योरमेंट के, उनमें महीनों के महीने लग जाते हैं, इंपोर्ट पहुंचने में महीनों के महीने लग जाते हैं। तो ये हमें बिल्कुल इससे भी पहले मंगवाना चाहिए था, ताकि होता। पर एक आई ओपनर है ये हर किसी के लिए, हमारे लिए भी, सूबे के लिए भी, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लिए भी आई ओपनर। और इंशाल्लाह ताला हम जो अभी कदम उठा रहे हैं उसके बाद हम समझते हैं कि ऐसा सानिया फिर से पेश नहीं आएगा, और खुदा न खास्ता आया तो हम और बहुत बेहतर सिचुएशन में होंगे उसको फेस करने के लिए। ओके, वेरी क्विकली दोनों से लास्ट कमेंट की तरफ ही जाऊंगी। हैदराबाद साहब, अभी आपने आगाज में जैसे मेरा सवाल था कि जी हमारे पास आइन और कानून में है कोई ऐसा रास्ता जो आप बात कर रहे हैं उसको जो है वो करने के लिए, यानी कि कराची को वफाक के हवाले करने की जो बात, आपका जो मुतालबा आ रहा है सामने, जिसके बैनर आवेजा हैं, जिसकी वॉल चॉकिंग हो गई है, जिसके स्लोगन चल रहे हैं इस वक्त, तो आपने कहा बिल्कुल है, वो क्या है वो एक्सप्लेन कर दें जरा। मैंने आपको बताया था और पहले भी बताया था कि आर्टिकल 148 और 49 में इसका वाजे रास्ता मौजूद है, मगर मैं तैमूर की तवज्जो चाहूंगा इसकी तरफ, क्योंकि तैमूर छोटा भाई है, कि जो आखिरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध या बल्दियाती हुकूमत ने जो लास्ट फायर टेंडर्स के लिए ऑर्डर किया है वो 2021 का है, जिसमें इनिशियली 87 फायर टेंडर्स मंगाए जाने थे जो पूरे सिंध के लिए थे। उसमें कराची के लिए 17 फायर टेंडर्स थे, मगर बड़ी बदनसीबी यह है कि उन फायर टेंडर्स की तादाद को अब ऑर्डर को 35 कर दिया गया,
और वो 35 फायर टेंडर्स का ऑर्डर अब भी मौजूद है जो 2021 में था, मगर अब तक मौसूल नहीं हुआ। गोया 4 बरस गुजर चुके हैं तैमूर इसको। दिस इज अ सीरियस लैप्स। आई होप दैट द वे यू वर सेइंग that this is an eye-opener for the Sindh government, I hope you will take it accordingly, you will take it seriously, and you will do positively something towards it. जी तैमूर, तैमूर आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी बिल्कुल जी। बिल्कुल मुझे आ रही है। जी आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर। हैव यू हर्ड द पॉइंट जो इस वक्त हाईलाइट कर रहे हैं हैदर भाई? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जो कह रहे हैं। तैमूर आप सुन सकते हैं हमें? तैमूर आपको आवाज आ रही है? अच्छा, जो है दे मस्ट बी सम टेक्निकल ग्लिच, क्योंकि इंटरनेट प्रॉब्लम जी आपको पता ही है पाकिस्तान में ये भी एक बड़ा मसला है इन दिनों। बहुत शुक्रिया हैदराबाद रिजवी साहब आपका, तैमूर तारपुर आपका, दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया नाजरीन। और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, जहां पर हम बात कर रहे हैं एक तरफ सानहे गुल प्लाजा की और सियासी जो चिपकलिश है उसकी और जो चीज़ें आपके सामने हैं, वहीं पे पाकिस्तान की तिजारत, दरामदाद, बरामदाद और आलमी मार्केट में हमारा मौक़िफ़ क्या है। हम बात करेंगे ना सिर्फ अदाद शुमार की बल्कि उनके असरात की भी, मौक़ों और चैलेंजेस की भी। हमारे साथ मौजूद होंगे तारिक गुल साहब जो कि CEO है 24/7 के जी, और हमें जो है वो इस हवाले से हम बात करेंगे उनसे कि जो दुनिया के बदलते हालात में पाकिस्तान की तरह अपनी जो तिजारती हिकमत अमली है उसको मजबूत कैसे कर सकता है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की सूरत हाल क्या है जो कि बड़ी निहायत नाजुक है। दरामदाद में इजाफे ने मुल्क की करेंसी पर दबाव बढ़ाया हुआ है, जबकि बरामदाद की रफ्तार की अगर हम बात करें तो इतनी तेज़ नहीं जितनी ज़रूरत है। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरह शिपिंग और लॉजिस्टिक्स के जो जदीद निज़ाम है उससे तिजारती अमल को तेज़ किया जा सकता है और मुल्की बरामदाद को आलमी मार्केट में ज़्यादा मुकाबलती बनाया जा सकता है। साथ साथ पाकिस्तान के बैरूनी ममालिक के साथ जो माशी ताल्लुकात भी अहमियत इख्तियार कर गए हैं। वस्ती एशिया की सरहदें बंद होने के बायस तिजारत में रुकावटें पैदा हो रही है, जिसका असर न सिर्फ दरामदाद बल्कि बरामदाद पर भी पड़ रहा है। और शिपिंग के जो जदीद रास्ते और मुतबादिल मार्केट्स हैं उसमें सरमायाकारी के कारोबारी मौक़े को कैसे बढ़ाया जा सकता है, पाकिस्तान के तिजारती बैलेंस को कैसे मुस्तहकम किया जा सकता है, ये भी आज जानने की कोशिश करेंगे। और इसी दौरान आलमी मार्केट में सोने और चांदी की जो कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है, आज भी अगर आप देखें तो सोने की कीमतें एकदम से ऊपर गई हैं, जैसे कि पता नहीं आखिरकार सोना जा कहाँ रहा है, कहीं गायब हो रहा है जिसकी वजह से ये हो रहा है, या क्या इसका जो है वो एल्गोरिथम है, इसमें भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भी एक और बहुत बड़ा चैलेंज बन गया इस वक्त मार्केट के लिए। ताजरों सरमायाकारों के लिए ये खतरा तो है मगर मौका भी है। सवाल ये कि किस तरह लॉजिस्टिक्स और दुरुस्त हिकमत अमली के जरिए कीमती धातों की बरामदाद और दरामदाद में पाकिस्तान इटसेल्फ कैसे जो है वो फवायद हासिल किया कर सकता है। और ये जो इस वक्त सारा मामला बना है बैनुल-अक़वामी सतह पर, जिसमें हम सोने की बात करें या चांदी की बात करें, तो इसको भी कैसे देखा जा सकता है एज अ प्लस पॉइंट, खासकर उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट की बात भी करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। इसी सब पर बात करने के लिए मेरे साथ शामिल हैं जी तारिक गुल साहब हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया तारिक गुल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जी थैंक यू। तारिक गुल साहब, मैं आगाज में अपने इंट्रो में बता ही चुकी हूँ सारी चीज़ें, अब आपसे मैं शॉर्टली बस क्वेश्चन की तरफ ही चलूँगी। हम देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि हम बैनुल-अक़वामी सतह पर भी देखते हैं कि जो शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स के जो हालात हैं वो हमारे सामने है कि किस तरह से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की जो सूरत हाल है पाकिस्तान में वो इस वक्त नहायत नाजुक है। हम हर बार सुनते हैं अपनी बिजनेस कम्युनिटी से भी, और हम बारहा सुनते हैं पाकिस्तान के अंदर तिजारती सरमायाकारों से और इन तमाम लोगों से कि तिजारतकारों से, सरमायाकारों से, कि यहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा जो हमें इशू आता है वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिसबैलेंस है उसकी वजह से है, और अगर ये ना हो तो मईशत में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। हाउ डू यू सी दिस ऑल? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जानना चाहूँगी, और ये जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो एक डिसबैलेंस हमारे पास है उसको हम किस तरह से बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं? जब तक पाकिस्तान के एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगे एफडीआई नहीं आएगी। एफडीआई ना आने की सूरत में इंपोर्ट्स जो है, चूंकि पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री जो है वो बेस्ड ऑन इंपोर्ट है,
तो सबसे जो बड़ी इशू है वो यही है कि इस वक्त जो सनतकार है, कारखानेदार है, टेक्सटाइल्स वाले हैं, बाकी जितने भी इंडस्ट्री है, वो तनज़्ज़ुली का शिकार है। और वजह यही है कि इस वक्त पाकिस्तान में एनर्जी बहुत महंगी है, प्लस जितनी भी टैक्सेस है वो हाई है, रोज बरोज कारखाने बंद हो रहे हैं। तो एक्सपोर्ट्स जब तक जो है वो इंपोर्ट के बराबर नहीं होगी या एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी नहीं, तो ये जो है ये तवाज़ुन कभी भी बरकरार नहीं होगा। जैसे भी इस वक्त जो सबसे बड़ी एक इशू हमें पता नहीं था कि बॉर्डर्स बंद होने से क्या इश्यूज होंगी, स्पेशली पंजाब के जितने एसएमईज हैं वो सारे जो है इस वक्त नुकसान में हैं, और जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने लोग हैं, तो चूंकि वाया अफगानिस्तान सारा सेंट्रल एशिया कनेक्ट हो रहा है पाकिस्तान से, तो ये एक सबसे बड़ी इशू ये भी आ रही है। अच्छा, यही इसी चीज़ को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हम देखते हैं कि हम अगर दुनिया के बदलते हालात में देखें कि पाकिस्तान को किस तरह से अपनी तिजारती हिकमत अमली को मजबूत करना है या फिर जेलिन करना है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि अगर हमारे यहाँ इस तरह के बैन्स लगते हैं या हमारे पास जो है वो इंपोर्ट बैन हो जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कभी ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स की वजह से हमारे बॉर्डर पे जो है वो इस वक्त क्लोजर्स हैं, तो ये सारी सूरत हाल को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है? हुकूमत को क्या एडवाइस कर सकते हैं कि क्या चीज़ें वो अपनाएं कि इनको बेहतर करें, क्योंकि जैसे थे खत्ते में भी तो कॉम्पीट करना है हमारे कारोबारी अफराद ने, खत्ते में भी दुनिया में भी, तो उसके लिए तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। फिर जब तक गवर्नमेंट के एडवाइजर्स ठीक नहीं होते और रियलिस्टिक मामलात में जो है वो रियलिस्टिक कामों से, बातों से वो अमल नहीं करेंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे, तो ये नहीं हो सकेगा। वजह यही है कि जैसे इनका ख्याल था कि 3 महीने के लिए हम ये बॉर्डर बंद करेंगे तो इससे सारे मसाइल खड़े होंगे। जैसे अभी 3 फरवरी को कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट आ रहे हैं और वो एक रेलवे मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे हैं, $7 अरब का जो है वो मंसूबा है। तो अब वो वाया अफगानिस्तान ही जाना है, लेकिन अफगानिस्तान उसमें शरीक ही नहीं होना चाह रहा। इस तरीके से ये तो एक इशू है जिसकी वजह से जो है शिपिंग, लॉजिस्टिक्स और बाकी सारे मामलात हैं। लेकिन ओवरऑल फील्ड मार्शल साहब की जो है वो कोशिश है और वो अपनी अंतक मेहनत से जो है मुमकिन है कि कमिंग डेज में जो है एक बेहतरी आ जाए और ये जो पड़ोसी ममालिक हैं इनके साथ के मामलात बेहतर हो, और प्लस जो है एफडीआई भी पाकिस्तान में आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो लॉजिस्टिक्स के मसाइल हैं, क्या वो एक्सपोर्ट को मुतासिर कर रहे हैं और कितना मुतासिर कर रहे हैं? एक्सपोर्ट्स से मुतालिक जो है लॉजिस्टिक्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी क्रॉस बॉर्डर है। अच्छा। ये किसी को अंदेशा नहीं था कि ये किसी को ये अंदाजा भी नहीं हो पा रहा था कि अगर ये बॉर्डर्स बंद होंगे, अफगानिस्तान के साथ गेट बंद होंगे, तो टिल कजाकिस्तान तक जो 7 कंट्रीज हैं इसमें हमारे पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स जा रहे हैं। और पाकिस्तानी गाड़ी अलाउ थी टिल कजाकिस्तान, बल्कि थ्रू TIR जो है टर्की टिल रशिया तक। अब वो एक बुरहान पैदा हुआ है, लेकिन स्पेशली जो है जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं और स्पेशली जो एक्सपोर्टर है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए, उनके लिए इशू काफी बनी हुई है। और मैन्युफैक्चरर प्लस लॉजिस्टिक्स इसमें काफी मुतासिर हुई है। जैसे सेम मैन्युफैक्चरर मुतासिर हुआ है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग मुतासिर हुए हैं, इसी तरह लॉजिस्टिक्स से मुतालिक भी लोग जो है काफी मुतासिर हुए हैं। ओके। अच्छा, अब चले, ये तो क्रॉस बॉर्डर वाली हमने बात की, लॉजिस्टिक्स पे भी, शिपिंग में भी हम बात करी। दूसरा हम देख रहे हैं इस वक्त आलमी मार्केट में एक और मामला, और वो है सोने और चांदी की कीमतों में इजाफे के हवाले से भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इस वक्त चीज़ें चल रही हैं। साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि जहाँ ये सारा मामला है, वही हम गोल्ड माइनिंग के हवाले से भी देखते हैं कि चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं इस दुनिया में, ये क्या हो रहा है? लोग बहुत क्यूरियोसिटी रखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जी आखिरकार ये क्या हुआ है एकदम से कि इधर भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हमें नज़र आ रही हैं।
फ्लक्चुएशन पे तो इस वक्त पूरी दुनिया को पता है कि चाइना बाइंग कर रहा है, तो उस बाइंग की वजह से जो है वो रेट्स तो ऑलरेडी हाई होंगे और मजीद भी हाई होंगे, क्योंकि वो अमेरिकन बॉन्ड्स बेच रहे हैं और बाइंग कर रहे हैं। बट जो सबसे एक बड़ा अलमिया है वो ये है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो है वो गोल्ड रिजर्व्स है, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी गोल्ड रिफाइनरी नहीं है, और यहाँ पे बहुत इजीली लग सकती है अगर गवर्नमेंट इसमें जो है थोड़ी से एफर्ट्स करें, क्योंकि दुबई में अपने रॉ मटेरियल नहीं है लेकिन गोल्ड रिफाइनरीज है और वर्ल्ड वाइड जो है वो रिकग्नाइज्ड है। तो उनके मदद से या लोकल जो है पाकिस्तान में जितने इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं ये गोल्ड रिफाइनरी लगा के पाकिस्तान से गोल्ड एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बहुत हाई तारिकुल साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? तारिकुल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज बड़ी क्लियर जी आ जी, रही है। अब आ रही है। अब मैं चाहूंगी कि जरा रिपीट कर दीजिएगा, आपकी आवाज चली गई थी जी बीच से। जी, आपने कहा गोल्ड रिफाइनरी लगा सकते हैं। जी हाँ, जी, ताकि गोल्ड रिफाइनरी इस वक्त पाकिस्तान में अशद जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में गोल्ड रॉ मटेरियल वाफर मिकदार में है। ठीक है। बलूचिस्तान भरा पड़ा हुआ है, KPK है, पंजाब में कुछ जगहों पे है, और इस वक्त जितने भी जैसे रेकोडिक है वो रॉ मटेरियल लेके जाएंगे। चाइना ये वजीरिस्तान में बोआ में है, वो FWO के मदद से वो चाइना रॉ मटेरियल लेके जा रहे हैं। इस तरह जो है एक दो जगह और है जैसे सैंदिक है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में कोई गोल्ड रिफाइनरी नहीं है। गोल्ड रिफाइनरी जो है वो कोई हाई कॉस्ट नहीं है, बट अगर जो है अथॉरिटीज इसकी परमिशन दें। ओके, ठीक हो गया, अथॉरिटीज इसकी। तो आपको लगता है इसके लिए भी हुकूमत के जो खास तौर पे जो इसकी पॉलिसीज है हुकूमत की, वो फ्रेंडली होनी चाहिए और इंकरेजिंग होनी चाहिए, ताकि बिजनेस कम्युनिटी इसमें भी आगे आए? पब्लिक को इस चीज में जाने की परमिशन ही नहीं है। जैसे गोल्ड से रिलेटेड या माइनिंग से रिलेटेड जो है वो सारा इख्तियार है DGMI का, और उसके बाद जो है ये लोकल नीचे जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है, BMAC है या BMRL है, बलूचिस्तान मिनरल लिमिटेड, ये इनको इख्तियार ही नहीं है कि किसी को दे जब तक जो है वो DGMI साहब इससे मुतमईन ना हो। तो यही है कि अब गोल्ड के रिजर्व्स इस वक्त पाकिस्तान में ज्यादा है। अगर पब्लिक के साथ जो है PPP मोड पे भी कर सकते हैं और प्राइवेटली खुद भी कर सकते हैं। अगर पब्लिक को इनकरेज करें तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार हैं, कि चूंकि इस वक्त गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा और बहुत इनकरेजिंग बिजनेस है। तो अच्छा, एक चीज हमने गोल्ड की तो बात की है तारिकुल साहब, हम सिल्वर का भी देख रहे हैं। सिल्वर भी माजी में इस तरह से इतनी तेजी से फ्लक्चुएट नहीं किया कि बढ़ा। हम चाइना की ये बात तो सुन रहे हैं कि जी वो गोल्ड ले रहे हैं, क्या सिल्वर की भी जो है वो रिजर्व किया जा रहा है? क्या सिल्वर को भी जो है वो जमा किया जा रहा है? क्या उसकी भी बहुत ज्यादा बाइंग हो रही है इस वक्त मार्केट में? गोल्ड, सिल्वर, एंटीमनी प्लस जो है ये जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इन सब की जो है दुनिया भर में इस वक्त डिमांड बहुत ज्यादा हुई है। स्पेशली चाइना, चूंकि वो दुनिया के 55% है एक्सपोर्टर है, दुनिया वर्ल्ड वाइड वो 55% एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। इसी तरीके से यूरोप की बहुत ज्यादा हाई डिमांड है। तो अगेन जो है चाइना, चूंकि वो उनके पास जो अमेरिकन बॉन्ड्स हैं उनको निकालने के चक्कर में सिल्वर और गोल्ड दोनों की बाइंग कर रहा है। ठीक हो गया है। ऐसे में आप कोई मजीद कोई ऐसी आप समझते हैं जो एडवाइस है जो हुकूमत को देना चाहे वेरी क्विकली? हम तो एडवाइस नहीं दे सकते। हम अगर एडवाइस देंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि जितनी भी हो सकता है कौम के लिए आसानी पैदा हो और मामलात बेहतर हो। आसिम मुनीर के रहनुमाई में तो हम काफी मुतमईन है कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है मामला ठीक होंगे, और इसी उम्मीद पे है कि जल्द से जल्द ठीक होंगे।
ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। तारिक गुल हमारे साथ मौजूद थे, बिजनेस कम्युनिटी से कारोबारी शख्सियत थे। और गोल्ड रिजर्व बहुत है पाकिस्तान के पास, गोल्ड रिफाइनरीज ज़रूर लगानी चाहिए ताकि हम खुद कफील हों बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इंपोर्ट हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो डिसबैलेंस है उसमें हर कारोबारी शख्सियत आके प्रोग्राम में यही बात कर रहा है कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो इशू क्रिएट कर रहा है। इसी के साथ जो अपनी मेज़बान से दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।